नमस्ते बच्चों। मेरा ख्याल है आप सब अच्छे से होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे संज्ञा पे, संज्ञा के भेद पे, संज्ञा की पहचान पे। ठीक है। तो ये मेरा ब्लॉग है विष्णुवैश्विक.blogspot.com। अनुभूति मेरे ब्लॉग का नाम है। तो यहाँ पे जाके आप ये नोट्स भी देख सकते हैं। और मैं वीडियो शुरू करूँ इससे पहले आपसे निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और बेल आइकन को प्रेस करते चलिए। आइए हम बात करते हैं संज्ञा पे। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा की संज्ञा है क्या। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है। ये सब देखिए एक बहुत बेहतर सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप भी बना है इसका। संज्ञा के लिए व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम और भाव, इन सब चीज़ों का किसी इनमें से किसी का भी नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जाति का नाम, भाव का नाम या स्थान का नाम, किसी का भी कोई नाम हो तो हम उसे संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है। अब हम संज्ञा के भेदों पे बात करेंगे। तो संज्ञा के भेदों को लेकर दो मान्यताएं हैं, प्राचीन मान्यता और आधुनिक मान्यता। प्राचीन मान्यता के तहत संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आधुनिक मान्यता में समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को हटा दिया गया है। वहाँ पे यहाँ पे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा ही मानी जाती है। लेकिन हमको पांचों संज्ञाओं को जानना है, समझना है, क्योंकि अंग्रेजी में भी ये 5 संज्ञाएं मानी जाती हैं। तो आइए हम सबसे पहले संज्ञा के 5 भेद: व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इन संज्ञाओं के बाद इनमें सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर है क्या। तो जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किस किस चीज का, व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराते हो, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें भाव का ध्यान में नहीं रखना, जो कि अब देखिए, जो हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी वहां पे भाव भी इंक्लूडेड था। तो जहां पे भावों की बात होगी अकेले, वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। जहां पे अकेले जाति की बात होगी वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। तो और जहां पे व्यक्ति, वस्तु और स्थान की बात होगी वो क्या बन जाएगी? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। ये बात आप ठीक से समझ लीजिए। लेकिन जब हम संज्ञा की परिभाषा लेंगे तो उसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और जाति, पांचों बातों को इंक्लूड करेंगे। ठीक है। लेकिन हम जाति की जब अलग से बात करेंगे तो वो संज्ञा का एक भेद हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जब हम भाव की अलग से बात करेंगे तो वो संज्ञा का एक भेद हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। जब हम व्यक्तिवाचक की बात करेंगे तो वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराएगा, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अब इसके उदाहरण भी हम देखते हैं कि किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति में से खास का नाम बताती है। यानी कि जातिवाचक संज्ञा एक बड़ा दायरा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा उसका एक अंश भर है, जैसे कि घड़े का एक बूंद पानी। ठीक है। अब देखिए, व्यक्तियों के नाम में महात्मा गांधी, भगत सिंह, रमेश। वस्तुओं में कुरान, बाइबिल और कोई भी वस्तु आप रख लीजिए। फिर स्थानों में बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, ये सब आ गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण: रमेश बाहर खेल रहा है तो रमेश यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इसी तरह दोस्तों बाकी के भी उदाहरण हैं, इनको आप पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से पढ़ते समझते चलिए। कोई भी सवाल आपके मन में हो जो आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए। तो अगले वीडियो में मैं उसको और अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको समझाऊंगा। आइए जातिवाचक संज्ञा पे। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी, गांव, स्कूल, आदमी, जानवर। मतलब गांव और स्कूल ये सब स्थान की जाति का बोध करा रहे हैं, आदमी, जानवर ये सब प्राणियों की जाति का बोध करा रहे हैं, मोबाइल और टीवी ये सब वस्तुओं की जाति का बोध करा रहे हैं। इसमें उदाहरण भी देख लीजिए, आपने देखे। और इसके अन्य उदाहरण जो है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो गई, स्कूल भी जातिवाचक संज्ञा हो गई। बिल्ली चूहे खाती है, बिल्ली भी जातिवाचक संज्ञा हो गई, चूहे भी जातिवाचक संज्ञा हो गई। इस तरह से अब हम तीसरी संज्ञा की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, वो है भाववाचक संज्ञा।
जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव, इन बातों का बोध कराते हैं। किसका? अवस्था, दशा या भाव या गुण का बोध कराते हैं, तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, ये सब बातें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं भाववाचक संज्ञा के। हम अन्य उदाहरण देखते हैं, इसमें और भी उदाहरण मैंने लिखे हैं, तो उसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। वीडियो में इतना सारा मैटर एक साथ बोलना वीडियो को लेंदी बना देता है। तो भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण, ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान आती है, तो थकान एक अवस्था का नाम हो गया, तो वो भाववाचक संज्ञा बन गई। ठीक है, चलिए। और थकान होने से थकने का भाव आ जाता है। उसी तरह लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी, तो सफलता से सफल होने का भाव आ जाता है। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा। फिर द्रव्यवाचक संज्ञा की जब हम बात करेंगे, तो इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। तो द्रव्य यानी कि ठोस, द्रव और गैस। आपको पता है द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इन तीनों में जो भी चीजें आती हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा की तरफ आती हैं। जिससे किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है, जैसे कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा, सोना, चांदी, चीनी, फल, सब्जी, आटा, दूध, दही, ये सब जितने भी आप नाम गिन सकते हैं जो ठोस, द्रव और गैस के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण भी देख लीजिए। मेरे पास सोने के आभूषण है, तो सोना यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। मुझे दाल पसंद है, तो दाल द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। अब पांचवा और अंतिम इसका भाग जो है वो है समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक, जैसे भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना, गुच्छा, कक्षा, ये सब। ठीक है। हाँ, तो इसके और भी उदाहरण यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। इस परिभाषा को हम एक बार और देख लेते हैं कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों, ये है समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण। अब हम देखते हैं कि वाक्य में संज्ञा की पहचान कैसे करना है। तो हमको ये जानना चाहिए कि वाक्य में कर्ता और कर्म, ये दो पद ऐसे हैं कि जिनमें संज्ञा कहीं ना कहीं छुपी होती है। तो जब हम ये प्रश्न करेंगे वाक्य में कि क्रिया कौन कर रहा है, तो उसके जवाब में कर्ता का नाम आएगा और कर्ता संज्ञा हो जाएगा। जैसे एक वाक्य आया हमारे सामने कि राम खेल रहा है, तो हमने प्रश्न किया कि कौन खेल रहा है, तो उत्तर मिला राम, यानी कि राम संज्ञा हो गया। ठीक है। फिर एक वाक्य और आया कि राम बॉल से खेल रहा है, तो हमने ये पूछा कि राम किससे खेल रहा है, तो वो बॉल से खेल रहा है, तो बॉल भी एक संज्ञा हो गई। ठीक है। अब इन संज्ञा के प्रकार जो है उसको आप डिसाइड करिए। इसमें और भी उदाहरण लिखे गए हैं कि आप कर्म को कैसे पहचानेंगे। ठीक है। तो कर्म को आप कौन, कहाँ, क्या, किसको, किससे, ये सब शब्द प्रयोग करके प्रश्न पूछ के आप पता कर सकते हैं। संज्ञा के रूप परिवर्तन पे बात करें तो भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है? वो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है। शब्दों में ता, त्व, आई, पन आदि प्रत्यय लगाया जाता है और भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो लड़का एक जाति है, उस शब्द को हम परिवर्तित करके लड़कपन बना देंगे, एक भाववाचक संज्ञा बन गई। बच्चा से बचपन हमने बना दिया, मनुष्य से मनुष्यता, शत्रु से शत्रुता। बाकी के भी उदाहरण आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। फिर इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा जब बनाएंगे तो मीठा से मिठास। ठीक है। उदार से उदारता, खट्टा से खटाई, भूखा से भूख, बूढ़ा से बुढ़ापा, विशाल से विशालता। ठीक है। बाकी के भी उदाहरण आप देख लीजिए और धीरे धीरे वीडियो को आगे बढ़ाइए। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? जैसे अपना एक सर्वनाम है, उससे अपनापन बन गया, अपनत्व बन गया। मम एक सर्वनाम है, उससे ममत्व बन गया, ममता बन गया। ठीक है। क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनेगी? हंसना से हंसी बन गया, रोना से रुलाई बन गया, उड़ना से उड़ान बन गया। तो इसी तरह जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनेगी, इसको समझिए। कि एक वाक्य हमने लिया कि शास्त्री जी ईमानदार नेता थे, तो शास्त्री यहाँ पे एक जाति है, लेकिन जब हम शास्त्री जी ईमानदार नेता थे पूरा वाक्य बोलेंगे तो हमारे दिमाग में ये शास्त्री जी शब्द एक
भाववाचक संज्ञा की तरह काम करता है। हालांकि यहाँ पे हम इसको शास्त्री जी को शब्द नहीं बोलेंगे, पद बोलेंगे कि ये सॉरी ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह काम करते हुए हमको लाल बहादुर शास्त्री की याद दिलाता है। इसी तरह जब हम बोलते हैं कि पंडित जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो पंडित एक जातिवाचक संज्ञा है जो कि पंडितों के समुदाय को संबोधित करता है। लेकिन जब हम पंडित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, इस वाक्य में पंडित पद को देखेंगे तो ये जवाहरलाल नेहरू की तरफ इशारा करता है, यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। अब आगे बढ़िए, वाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो एक उदाहरण यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि हर घर में एक विभीषण है। तो जो घर के भेद किसी को बताता हो तो उसको विभीषण कहा गया, यानी कि विभीषण व्यक्ति विशेष का नाम था जो घर का भेदी लंका ढावे, तो उसको एक जाति का नाम दे दिया गया है। उसी तरह जयचंद को एक जाति का नाम दे दिया गया गद्दार के नाम पे, ठीक है। और सत्यवादिता के नाम पे हमको पता है कि राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादिता का नाम दे दिया गया है, वो एक जाति बन गए। हर आदमी यही बोलता रहता है कि अरे तुम बड़ा हरिश्चंद्र बने फिरते हो। तो वो एक जाति को संबोधित करती है, किस जाति को, जो कि सत्य बोलने वाली जाति है। तो यहाँ पे ये नाम विभीषण हो, जयचंद हो, हरिश्चंद्र हो, ये सब व्यक्तिवाचक है, लेकिन हम इनको जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने अभ्यास के रूप में भी कुछ प्रश्न दिए हैं, आप इनको पॉज करते जाइए और एक एक प्रश्न को सॉल्व करिए रुक रुक के, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे मिल जाएंगे, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी मिलवाइए। इसके साथ साथ आपको धन्यवाद। आप सब अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सर्वनाम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।